अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। ठीक है, इस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को समझने के लिए हमें एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई मेटल चीज़ है, ठीक, अब ये जो मेटल पीस है ये किससे बनी होगी? शाबाश, मेटल एटम्स से। किससे बनी होगी? मेटल एटम्स से। अब इन एटम्स के बीच में क्या होता है? शाबाश, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एटम ए है और ये एटम बी है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में? मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो एटम ए और एटम बी के बीच में कौन सा बॉन्ड है? शाबाश, मेटालिक बॉन्ड। अब अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, ठीक है, अब अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो एनर्जी मुझे यहाँ पे एटम्स को इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, या हम बोल सकते हैं सिंगल एटम स्टेट में। ठीक है, सिंगल एटम स्टेट, और हम बोल सकते हैं मोनो एटम स्टेट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, एनर्जी विच कन्वर्ट्स atoms into single atom state or mono atom state, that energy is known as enthalpy of atomization, and this enthalpy of atomization is represented by delta H at. Delta H at. Now, as we already know about metallic bond, this metallic bond depends upon number of unpaired d orbitals. d orbital electrons. ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी? शाबाश, डेल्टा एच ए टी। ठीक है, यहाँ बोल सकते थे डेल्टा एच ए टी जो है उतनी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्केनियम से लेकर शाबाश आयरन तक, ठीक है, यहाँ तक क्या होता है? शाबाश, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होना चाहिए था? डेल्टा एच ए टी जो है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए थी। आयरन के बाद अगर हम जिंक तक जाएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब डेल्टा एच ए टी जो है वो भी क्या होनी चाहिए थी? डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे ये जो रेगुलर ट्रेंड है ये फॉलो नहीं होता है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन इसका एक ही है, दैट इज डिफरेंट पैकिंग। ठीक है, एटम्स के बीच में क्या होती है? शाबाश, डिफरेंट पैकिंग, जिसकी वजह से ये जो रेगुलर ट्रेंड है ये फॉलो नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपने समझा होगा इस चीज को। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इट इज द एनर्जी टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एटम ए है मेरे पास, सपोज ये इसके पास क्या है? शाबाश, शेल्स है। ये इसके पास क्या है? शाबाश, शेल्स है। अब इन शेल्स में क्या होता है? शाबाश, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं इन शेल्स में? शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देंगे? शाबाश, आउटर इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लास्ट वन है। अब ये जो न्यूक्लियस है, सपोज ये एटम ए का न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये इस आउटर इलेक्ट्रॉन को होल्ड अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है, ठीक है, नॉट होल्ड्स प्रॉपरली। ठीक, अब इसकी वजह से क्या होगा? अब जो हम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में देंगे, ठीक है, रिमूव करने में देंगे, ठीक है, एनर्जी जो हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में देंगे, उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है? ये जो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये इनको अच्छे से स्ट्रांगली होल्ड कर पाता है। क्या कर पाता है? स्ट्रांगली होल्ड्स होल्ड्स ये इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
इनर इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इनर इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, ठीक। अब जो एनर्जी इनमें हम देंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में, ठीक, वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। सपोज अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ठीक। तो आयोनाइजेशन सेकंड जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा होगी, ठीक, एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर हम इनर इलेक्ट्रॉन्स को, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, इनको न्यूक्लियस जो है स्ट्रांगली होल्ड कर पाता है, ठीक। स्ट्रांगली होल्ड करने की वजह से क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में हमें ज्यादा एनर्जी यूज होती है। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड विल बी मोर एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट। अब अगर हम बात करेंगे, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, समझेंगे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को, तो 5D एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, 5D एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, किससे? एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4D एलिमेंट्स। अब रीजन क्या है यहाँ पे? रीजन पता होना चाहिए, रीजन से समझ सकते हैं इस कंसेप्ट को। रीजन एक ही है, दैट इज द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन को समझेंगे यहाँ पे अच्छे से। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सपोज एटम ए है, सपोज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 5D की फिलिंग होती है पहले, 4F की फिलिंग होती है पहले, सॉरी, उसके बाद 5D की फिलिंग होती है, शाबाश। पहले किसकी फिलिंग होती है? 4F की, उसके बाद 5D की फिलिंग होती है। अब ये जो 4F के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, शाबाश, 4F के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और 5D के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इनके बीच में शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इस आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। क्या करते हैं? रिपल करते हैं। रिपल्शन की वजह से क्या होना चाहिए था, शाबाश, यहाँ पे शाबाश, साइज इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन इस एटम के पास कौन सा चार्ज होता है? और न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे डोमिनेट कर जाता है, वो इस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड, स्ट्रांगली होल्ड करता है। क्या करता है, शाबाश, स्ट्रांगली होल्ड करता है, ठीक है। जब वो स्ट्रांगली होल्ड करेगा, ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके अंडर आ गया? अब न्यूक्लियस के अंडर, ठीक। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या लगेगी, शाबाश, आयोनाइजेशन एनर्जी हमें लगेगी, लेकिन वो ज्यादा लगेगी क्योंकि अब न्यूक्लियस ने इन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड करके रखा, ठीक। ये है रीजन इस चीज का कि 5D एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4D एलिमेंट्स से, ठीक है। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे, ठीक है। न्यूमेरिकल से हम अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो एक और पॉइंट आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको याद रखना है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज, आयोनाइजेशन जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी will decrease from top to bottom। अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्यों? रीजन क्या है? नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, इसीलिए शाबाश, इसीलिए इसीलिए शाबाश, आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिंक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिंक, कैडमियम एंड मरकरी की बात करूँ, ठीक है। मरकरी जो है ये 5D सीरीज से बिलोंग करता है, ठीक। इसका मतलब क्या है, Hg की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए जिंक एक 3D एलिमेंट है, और यहाँ पे कैडमियम जो है दैट इज ए 4D एलिमेंट, ठीक। तो यहाँ पे देखिए साइज, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, शाबाश, आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है, जिंक की, शाबाश, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कैडमियम, एज कंपेयर टू Cd। सेम कहाँ पे होता है अप्लाई ये कंसेप्ट? ये अप्लाई होता है किसमें? कॉपर में। कॉपर, सिल्वर
एंड गोल्ड में। यहाँ पे भी रीज़न यही है, Au की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है एज़ कंपेयर टू शाबाश किससे? कॉपर से, और कॉपर की ज़्यादा होती है किससे? Ag से। रीज़न वही है, आयोनाइजेशन ऑफ सेकंड इज़ मोर इज़ हायर फॉर क्रोमियम एंड कॉपर। आयोनाइजेशन सेकंड किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉपर की बात क्रोमियम की बात करूँ, क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 4s1 3d5। ठीक है? सेम यहाँ पे कॉपर की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या है शाबाश? 4s1 एंड 3d10। ठीक? अब अगर मैं इनसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँ, किससे निकलेगा शाबाश? क्रोमियम इज़ कन्वर्टेड इनटू C+1। ठीक? तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी शाबाश? 4s0 एंड 3d5। ठीक है? यहाँ पे देखो, अगर मैं कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँ, ठीक है? जो एनर्जी लगेगी दैट इज़ नोन एज़ द आयोनाइज़ेशन एनर्जी। ठीक है? तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 4s0 3d10। ठीक है? तो अब क्या होता है, जब हमने कॉपर से सपोज़ ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है और ये न्यूक्लियस है। ठीक? सेम कांसेप्ट दोनों में यूज़ होता है। अब जब मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, जो आयोनाइज़ेशन एनर्जी जो है वो लगेगी। लेकिन अब जब मैं इनर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करूँगा, किससे? क्रोमियम से और कॉपर से, तो मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा खर्च होगी एज़ कंपेयर टू आयोनाइजेशन फर्स्ट। अगर मैं इसको मानूँ, इसको सेकंड मानूँ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट होगी वो मुझे कम लगेगी एज़ कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। ठीक है? क्योंकि सेकंड जो है, सेकंड से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, तो सेकंड जो है दैट इज़ क्लोज़र टू न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इनको ईज़िली ईज़िली लूज़ नहीं होने देगा। जब ये ईज़िली लूज़ नहीं होने देगा न्यूक्लियस इनको, तो इसकी वजह से आयोनाइज़ेशन एनर्जी जो है वो हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया कि E2 जो होता है, E2 जो होता है, IE2 जो होता है दैट इज़ मोर एज़ कंपेयर टू IE2 फर्स्ट। ठीक है? ठीक है? ये आपको कांसेप्ट याद रखना है। ठीक है? तो अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, दैट इज़ वेरिएबल ऑक्सीडेटिव नंबर। ठीक है? डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेटिव नंबर। तो रीजन क्या है इसका? दिस ns एंड n-1d ऑर्बिटल जो होते हैं, ठीक है, बोथ आर इन्वॉल्वड इन बोथ टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें आते हैं शाबाश, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है? अब अब ये जो ns के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एंड n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, बोथ आर इन्वॉल्वड इन किसमें शाबाश? बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है? यूजुअली कॉमन की अगर मैं कॉमन ऑक्सीडेटिव स्टेट की अगर मैं बात करूं, यूजुअली कॉमन ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या होता है 3D सीरीज में? ठीक, तो वो होता है +2, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो क्या होता है शाबाश? +2। लेकिन स्कैंडियम जो होता है वो +2 जो है वो शो नहीं करता है। ठीक है? वो शो नहीं करता है। अब ये कैसे वेरिएबल ऑक्सीडेटिव स्टेट जो है वो शो करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयरन की एग्जाम्पल लूँ, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 26। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज़ 4s2 3d6। ठीक है? अब अगर मैं 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बनाऊँ शाबाश, और 3d के 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाऊँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है? अब अगर 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज होते हैं, तब आयरन पे कौन सा चार्ज आता है? कौन सा इस पे ऑक्सीडेटिव स्टेट आता है? +2। अब अगर ये दो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे अगर d का एक ऑर्बिटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, तब जो ऑक्सीडेटिव स्टेट आता है दैट इज +3। ऐसे ही अगर 4s के 2 एंड 3d के 2, ठीक है, पहले दो, ठीक, तब जो ऑक्सीडेटिव स्टेट आएगा दैट इज +4। ठीक है? ऐसे ही 4s के 2, यहाँ पे 3, ठीक है, d के 3, तब जो ऑक्सीडेटिव स्टेट आएगा दैट इज +5।
अब ऐसे ही 4s के 2 एंड 3d के कितने शाबाश 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव स्टेट आता है दैट इज +6। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आयरन जो है ये +2 से लेकर +6 तक शो करता है क्या, ऑक्सीडेटिव स्टेट। ऑक्सीडेटिव स्टेट कैसे, क्योंकि इनके पास क्या होता है शाबाश, अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए शाबाश दे शो वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव स्टेट्स, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका जो कॉमन ऑक्सीडेटिव स्टेट होता है, कॉमन ऑक्सीडेटिव स्टेट जो होता है इनका दैट इज शाबाश, दैट इज +3। वो क्या होता है शाबाश, +3। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की बात करेंगे, आर यू एंड ऑस्मियम, रुथेनियम एंड ऑस्मियम, इनकी अगर हम ऑक्सीडेटिव स्टेट की बात करेंगे तो इनका जो ऑक्सीडेटिव स्टेट होता है दैट इज द हाईएस्ट, कितना होता है शाबाश, +8। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे जिससे हमें ये कंसेप्ट और भी क्लियर होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है, स्कैंडियम +2 है और स्कैंडियम +3 है, दोनों में आपको बताना है स्टेबल कौन है, ठीक है। एज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, Sc+3 जो है इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Sc+2। रीजन क्या है इसका, कि अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो स्कैंडियम +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 आती है एंड 3d1, ठीक है। यहाँ पे अगर हम +3 की बात करेंगे दैट इज, यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है स्कैंडियम की, 4s0 3d0। तो यहाँ पे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फॉलो होती है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसीलिए Sc+3 जो है इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Sc+2, ठीक है। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे दैट इज Fe+2 एंड Fe+3, इन दोनों में स्टेबल कौन सा ज्यादा है शाबाश, Fe+3। रीजन क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन की है, 4s0 एंड 3d6 है यहाँ पे, और यहाँ पे 4s0 एंड 3d5। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं शाबाश, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक। तो आपको पता है स्टेबिलिटी के लिए दो रूल्स है, ठीक है। एक है हाफ फिल्ड स्टेट, और दूसरा क्या है शाबाश, फुली फिल्ड स्टेट। क्या है शाबाश, फुली फिल्ड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेबिलिटी का रूल फॉलो हो रहा है शाबाश, हाफ फिल्ड इज स्टेबल, ठीक है। इसीलिए Fe+3 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Fe+2, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी है Mn+2 Mn+3, ठीक है। दोनों में ज्यादा कौन स्टेबल है, Mn+2 किससे स्टेबल है, Mn+3 से। रीजन क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी जो डी सब शेल है इट इज हाफ फिल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, यहाँ पे 3D शेल देखिए इसकी, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है शाबाश, 4। तो यहाँ पे ये क्या है, अनस्टेबल एज कंपेयर टू Mn+3 से, इसीलिए Mn+2 जो होता है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Mn+3। अब हम कॉपर+1 और कॉपर+2 की एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। एज यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, कॉपर+2 जो होता है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कॉपर+1, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे अगर आप देखोगे 3D इसकी फुल्ली फिल्ड है तो ये स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ये स्टेबल जो है कम है किससे, कॉपर+2 से। अब यहाँ पे 3D9 है, ठीक। ये क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, हाई हाइड्रेशन, ठीक है, हायर हाइड्रेशन, ठीक। अब हायर हाइड्रेशन की वजह से जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो तब क्या करेगा शाबाश, तब ये बहुत सारी एनर्जी को रिलीज कर देगा। जब एनर्जी रिलीज होगी तो कॉपर+2 जो होता है, कॉपर+2 जो है होता है, इसके पास अब एनर्जी जो स्टेट आता है वो कम आता है। जब कम एनर्जी होती है तब मोर स्टेबिलिटी होती है, क्या होती है शाबाश, मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके नीट एग्जाम के लिए, दैट इज Cr+2 एंड Cr+3। यहाँ पे देखिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 एंड 3d4, यहाँ पे 4s0 एंड 3d3 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन 3d3 जो है इट इज़ मोर स्टेबल, स्टेबल कैसे है,
या आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है दैट इज़ T2G3 आती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो T2G3 कॉन्फ़िगरेशन आती है, ठीक है? जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे, ठीक है? आई होप गाइज़ आपने ये वीडियो जो है फर्स्ट से लेकर एंड तक देखा होगा, तभी आपको इस वीडियो का पूरा जो है क्रक्स समझ आएगा, ठीक है? मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।